नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के वर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है अधिगम वक्र, क्योंकि हम लोग जो है बाल विकास एवं पेडागोजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, रीट, DSSB, KBS जैसे एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। क्योंकि अगर जो आप कोई एक लेसन एक बार आप विस्तार से पढ़ लेंगे, कायदे से पढ़ लेंगे, तो आपको अलग अलग एग्जामों के लिए अलग अलग पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले यहाँ से हम पहले इसकी थ्योरी समझ लेंगे। क्योंकि जब हम बेस समझ लेंगे, बेस हमारा मजबूत हो जाएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन कैसा भी एग्जामिनर जो है घुमा फिरा करके पूछे, वो हमारे लिए समस्या नहीं रहेगी। जैसा कि लिखा है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है और अधिगम वक्र के साथ साथ इसका पठार कैसे बनता है। अधिगम वक्र व पठार। तो पहले हम लोग जो है अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अधिगम अधि प्लस गम। अधि क्या है? उपसर्ग है, और गम क्या है? धातु है। अधि उपसर्ग और गम धातु। अधि माने अधिक और धातु माने जाना, जाना, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इतनी बात समझ में आया। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अधिगम कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अधिगम स्थानांतरण बताए थे। तो एक सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, एक नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और तीसरा शून्य अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण भी हमने बताया था 3 प्रकार का होता है। ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, क्षैतिज सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का वक्र एवं पठार। पहले देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं, सीखने की मात्रा को, सीखने की प्रगति को सीखने की प्रगति को रेखाओं द्वारा सीखने की प्रगति को रेखाओं द्वारा व्यक्त करना अधिगम वक्र कहलाता है। वक्र कहलाता है। इतनी बात समझ में आया। पूछा जाए कि अधिगम वक्र किसे कहते हैं, तो आप एक लाइन में जो है जवाब दे दो, सीखने की प्रगति को रेखाओं द्वारा व्यक्त करना ही अधिगम वक्र कहलाता है। एक इसी पे गेट्स की परिभाषा है। गेट्स की परिभाषा है, गेट्स की परिभाषा है। गेट्स ने कहा कि अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति व प्रगति को, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति को प्रदर्शित करना, प्रगति को प्रदर्शित करना अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र कहलाता है। डायरेक्ट ऐसे जो है परिभाषा लिखी जाती है, पूछा जाता है
कि ये परिभाषा गेट्स की है या वुडवर्ड की है या फ्रायड की है या स्किनर की है। तो यह परिभाषा किसकी है? गेट्स महोदय की है। मुख्य रूप से अधिगम जो है कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम जो होता है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, पहला है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र। सरल रेखीय वक्र या समान निष्पादन वक्र। इसमें देखो कैसे होता है। बालक जब छोटे छोटे, अब बालक का जैसे जैसे प्रयास बढ़ता है वैसे वैसे अधिगम बढ़ता है। क्या होता है? बालक का जैसे जैसे प्रयास बढ़ता है वैसे वैसे अधिगम बढ़ता है। यानी बालक जितना प्रयास करता है उतना ही क्या होता है? अधिगम होता है। इसका ग्राफ है, यानी इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। इस प्रकार से ये लाइन थोड़ा तिरछा हो गई। इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। प्रयास और सीखने की मात्रा, प्रयास और सीखने की मात्रा, यानी इसको हम L से डिफाइन करेंगे और इसको P से डिफाइन करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। सीखने की मात्रा और प्रयास, जैसे जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा है पहला पॉइंट, बालक जैसे जैसे प्रयास करता है वैसे वैसे उसका अधिगम बढ़ता है। इस प्रकार से, यानी बालक जितना प्रयास करता है उतना ही उसका अधिगम बढ़ता है। लेकिन नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, यह कक्षा में कभी नहीं बनता है। कक्षा में कभी भी नहीं बनता। कक्षा में कभी भी नहीं बनता। नोट करके लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि हम जितना प्रयास करते हैं उतना ही हम नहीं सीख पाते हैं। एक प्रयास में नहीं सीख पाते हैं। इसलिए पहले भी मैंने बताया कि सीखने की प्रगति को रेखाओं के द्वारा व्यक्त करना, ये रेखाएं हैं, इनके द्वारा व्यक्त करना ही अधिगम वक्र कहलाता है। और जैसे जैसे बालक प्रयास करता है वैसे वैसे अधिगम की मात्रा बढ़ती है। कोई चीज़ है जब हम एक ही बार पढ़ लेते हैं, एक किताब एक ही दिन में पढ़ डालें, तो क्या जो है वो एक ही दिन में जो है मुझे याद हो जाती है? नहीं। इसलिए ये कक्षा में कभी नहीं बनता है। दूसरा देखते हैं वक्र। दूसरा वक्र देखते हैं, इधर समझा देते हैं। दूसरा वक्र इधर समझा देते हैं। देखो, उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र या घटता निष्पादन वक्र या ऋणात्मक वक्र। अब देखो, ये 1 नंबर था,
ये दूसरे नंबर है। 4 प्रकार का होता है। पहला उन्नतोदर वक्र या घटता निष्पादन वक्र या ऋणात्मक वक्र। कभी कभी ये नाम उन्नतोदर वक्र का नाम होगा, कभी घटता निष्पादन वक्र का नाम होगा और कभी ऋणात्मक वक्र का नाम होगा। इसका ग्राफ कैसा बनता है देखिए, इसकी थ्योरी पहले लिख लीजिए। थ्योरी लिख लीजिए। इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति, इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, बाद में मंद पड़ जाती है। वक्र देखो कैसा बनता है, इस प्रकार, यानी PL। मैंने पॉइंट लिखाया है, इस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। यानी जैसे कोई चीज हम जब सीखते हैं तो जब शुरुआत करते हैं सीखने की तो रुचि लगाव बहुत अधिक होता है, इसलिए प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन बाद में मंद पड़ जाती है। जैसे जब हम वर्णमाला सीखते हैं या हारमोनियम बजाना सीखते हैं या ढोलक बजाना सीखते हैं तो कुछ क्रियाएं तो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, या कंप्यूटर सीखते हैं तो ऑन ऑफ करना तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन सीखते सीखते एक स्थिति ऐसी आ जाती है तो लगता है कि जो है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या जितना हम प्रयास कर रहे हैं उतनी तेजी से हम ये इस चीज को नहीं सीख पा रहे हैं, इसलिए बाद में ये सीखने की गति मंद पड़ जाती है। लेकिन ये किस कारणवश होता है, लगातार कार्य करते रहने से होता है या पढ़ते रहने से होता है। जैसे कोई किताब हमने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जितनी तेजी से मैंने पढ़ा, जो शुरुआत के 2 घंटे में जितना हमने पढ़ा, जितना वो याद रहा, क्या उसके बाद अगर जो हम 2 घंटे पढ़े कंटिन्यू तो क्या उतना याद रहेगा? उसमें सीखने की गति कम हो जाएगी, वो कम याद रहेगा। 2-4 घंटे के बाद जब हम वही चीज़ पढ़ेंगे तो जो है आगे का भी हमें और कम याद रहेगा। इसलिए प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन बाद में कैसा हो जाता है, मंद पड़ने लगती है, धीरा होने लगती है। ये 2 वक्र मैंने आपको बताए। तीसरा वक्र हम बता रहे हैं, देखो ये एग्जाम में डायरेक्ट वक्र के ऐसे चित्र बने होते हैं और पूछता है आपसे ये कैसा वक्र है, उन्नतोदर है, नतोदर है या सरल रेखी है या मिश्रित है। तीसरा वक्र देखो, तीसरा वक्र है मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र। मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र। अब देखो इसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है लेकिन आगे होकर के ये मंद होकर के आगे बढ़ती है। यानी इसका वक्र जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से LP। देखो प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, इस प्रकार से यह वक्र चलता है। यानी कभी चीज जो है हम कोई चीज सीखते हैं तो तीव्र होता है, फिर मंद पड़ता है, फिर तीव्र होता है, फिर मंद पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र के नाम से जाना जाता है। ये भी कक्षा में कभी नहीं बनता, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। ये वक्र कक्षा में
कभी भी नहीं बनता। कक्षा में कभी भी नहीं बनता। इसे मिश्रित वक्र के नाम से जानते हैं। जैसे जब हम वर्णमाला सीख लेते हैं तो क्या वो भूल जाते हैं? गिनती सीख लेते हैं तो क्या वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं? नहीं। इसलिए ये वक्र कक्षा में कभी नहीं बनता है। और चौथा वक्र जो है, चौथा वक्र जो है वो है नतोदर वक्र। या बढ़ता निष्पादन वक्र। नतोदर वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र या धनात्मक वक्र। ये इसका वक्र बनाते हैं हम। इसका चित्र बना रहे हैं। इस प्रकार से होता है एल और पी, यानी पी यानी प्रयास और एल माने लर्निंग यानी सीखने की मात्रा। इसका वक्र जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। यानी अब वक्र को देख करके थ्योरी हम लोग लिख सकते हैं। वक्र को देख करके ही थ्योरी लिख सकते हैं। जैसे प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है। प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है, लेकिन बाद में तीव्र होती है। तीव्र होती है। देखा, प्रयास हम कम कर रहे थे और जो है सीखने की मात्रा जो थी वो ज़्यादा थी। इसलिए प्रारंभ में सीखने की गति मंद होती है, लेकिन बाद में ये तीव्र हो जाती है। इसलिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सरल रेखी वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा मिश्रित वक्र और चौथा नतोदर वक्र। इस प्रकार वक्र हम लोग पढ़े। अब सीखने का पठार देखते हैं कि सीखने का पठार कैसे बनता है। पठार, सीखने का पठार। देखो, अधिगम का पठार लिखिए। अधिगम का पठार सीखने के दौरान या समय। अधिगम का पठार सीखने के दौरान या समय गति में कोई परिवर्तन न होना। गति में कोई परिवर्तन न होना या उतार चढ़ाव ना होना अधिगम का पठार कहलाता है। अधिगम का पठार कहलाता है। यानी सीखने के समय गति में कोई परिवर्तन ना होना या उतार चढ़ाव ना होना अधिगम का पठार कहलाता है। इसका वक्र देखो कैसा बनता है, इस प्रकार से। एल
यानी सीखने की मात्रा और P यानी प्रयास। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसा जो है सीखने का पठार बनता है। देखो पठार कहाँ बन रहा है, ये देखो, यानी गति में यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सीखने का क्या होता है, पठार कहलाता है। एक अधिगम में, किसी एक अधिगम में एक से अधिक पठार हो सकते हैं। जैसे ये पठार कैसे बनते हैं, लगातार कार्य करते रहने से, लगातार पढ़ते रहने से, थकान आने पे ये अधिगम के पठार बनते हैं। इसीलिए आप देखें जो कक्षा में विषय का विभाजन किया जाता है प्राथमिक और जूनियर या हाई स्कूल इंटर में, वो विषय का विभाजन इसी आधार पर किया जाता है। प्रेयर के बाद जब पहला घंटा लगता है तो जो है कठिन विषय लगता है, लेकिन लंच होने से पहले थोड़ा नॉर्मल यानी इजी विषय का चयन किया जाता है। अगर जो इजी विषय चयन के बाद में छात्रों को वो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, इसीलिए उन्हें लंच का टाइम दे दिया जाता है, जिससे वो सीखने की मात्रा में उनके जो थक गए हैं वो थकान का जो पठार बनने लगता है उसको दूर करने के लिए उनको ब्रेक का समय दिया जाता है। लेकिन लंच के बाद पुनः जो है उनका पठार दूर हो जाता है और पुनः कठिन विषय लगा दिया जाता है और छुट्टी तक उनका जो है कठिन से सरल की तरफ विषयों का चयन किया जाता है। इस प्रकार बालकों को जो लंच का समय दिया जाता है वो सीखने के पठार को दूर करने के लिए दिया जाता है। इसलिए सीखने का पठार कैसे बनता है इसको हम लोगों ने समझा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीखने के पठार में एक से अधिक पठार हो सकते हैं, यानी कोई बालक अगर जो सुबह से शाम को, सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक वक्र करता है तो वो वक्र काम करते ही करते वो थक जाता है। जब थक जाता है तो इसीलिए बीच में उसे 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है कि आप सहता लो, लंच कर लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर से काम करिएगा। इस प्रकार सीखने का पठार बनता है। अब देखो सीखने के पठार को प्रभावित करने वाले कारक देखो कौन कौन से कारक होते हैं। पहला है ज्ञान की सीमा, ज्ञान की सीमा। दूसरा उत्साह में कमी, ज्ञान की सीमा, उत्साह में कमी, रुचि, पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में संघर्ष, पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान में संघर्ष, वातावरण, सीखने की विधि, थकान, नींद, स्वास्थ्य। ये सब जो है सीखने के प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी ज्ञान की सीमा, संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब भी वो कहीं ना कहीं सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा।
उत्साह की कमी, बालक के सीखने की जब इच्छा नहीं होगी, उत्साह नहीं होगा, तब भी वो नहीं सीख पाएगा। रुचि, सीखने की इच्छा ही नहीं है तब भी नहीं सीख पाएगा। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में संघर्ष, यानी बालक जो पहले से सीखा है और वर्तमान में जो सीख रहा है, दोनों में कुछ समान नहीं होगा, तब भी कहीं ना कहीं संघर्ष होगा। वातावरण, यानी सीखने का जो है जिस प्रकार से माहौल होना चाहिए उस प्रकार से उसे वातावरण नहीं मिल पा रहा है, तब भी नहीं वो सीख पाएगा। सीखने की विधि, यानी विधि कौन सी है, किस प्रकार से सीख रहा है। भाई छोटा बालक है, अगर जो उसे वर्णमाला ना सिखा करके डायरेक्ट उसे वाक्य सिखाने लगोगे, शब्द सिखाने लगोगे, तो भी सीखने की विधि ठीक नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। थकान के द्वारा बालक थका होगा तब भी जो है सही से नहीं सीख पाएगा। नींद में होगा तब भी नहीं सही से सीख पाएगा। इसीलिए उनको पर्याप्त नींद की भी आवश्यकता होती है। और स्वास्थ्य, यदि बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा, तब भी कहीं ना कहीं सीखने की मात्रा को प्रभावित करेगा। इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो हम बता रहे हैं दूर करने वाले कारण। यानी अधिगम के पठार जो बनता है उसे दूर कैसे किया जा सकता है, तो दूर करने वाले कारक हम बताते हैं कि किस प्रकार से जो है इसे दूर किया जा सकता है। देखो, पहला है अवकाश। अवकाश, अवकाश एवं मनोरंजन। यानी बालक में अगर जो पठार बना है तो अवकाश और मनोरंजन के द्वारा उस पठार को दूर किया जा सकता है। जैसे कोई बालक पढ़ते पढ़ते अगर जो थक गया है तो उसे थोड़ी देर घूम लेना चाहिए, टहल लेना चाहिए, चाय पी लेना चाहिए, जिससे पठार को दूर किया जा सकता है। अगला है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। यानी शिक्षण सूत्रों का प्रयोग, जो शिक्षण सूत्र होते हैं उनके द्वारा जो है उसे दूर किया जा सकता है। इससे जो है सीखने की गति तीव्र हो सकती है, जो रुकावट बनती है उसको दूर किया जा सकता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षण विधियां। बाल केंद्रित शिक्षण विधियां अपना करके पठार को दूर किया जा सकता है। और अगला है निर्देशन एवं परामर्श के द्वारा। खेल के द्वारा, खेल के द्वारा, और बताइए आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा। आवश्यकताओं की पूर्ति के द्वारा, वातावरण के द्वारा। वातावरण के द्वारा इतने प्रकार से अधिगम के पठार को दूर किया जा सकता है और इतने प्रकार से अधिगम के पठार जो है बनते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं, रिपीट करवा देते हैं कि अधिगम का पठार कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है अधिगम का पठार। एक मैंने अभी परिभाषा लिखाया था, अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति को प्रदर्शित करना अधिगम का पठार कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है, तो ये गेट्स की परिभाषा है। अधिगम के 4 प्रकार का जो है अधिगम होता है, जैसे सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। अधिगम का पठार और
पठार दूर करने का प्रयास कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार से प्रयास अधिगम का पठार बनता है, इन सब लोगों की हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।